तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 16 नवंबर सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। काफ़ी सारे प्रश्न हमारे पास में आ गए हैं जिनके बारे में आपको डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं किन लोगों ने हमें प्रश्न भेजे हैं। तो सबसे पहला नाम है राहुल त्यागी जी। राहुल त्यागी जी के 83 नंबर है। इन्होंने काफ़ी सारे प्रश्न हमारे पास भेजे हैं। इसके बाद प्रदीप कुमार अहिरवार जी एससी कैटेगरी से हैं, 75 नंबर इनके आए हैं और इन्होंने एग्जाम सेंटर से बाहर निकलते ही वॉइस मैसेज के थ्रू हमारे पास में बहुत सारे प्रश्न अपनी आवाज़ में बोल करके व्हाट्सएप पर सेंड किए हैं। सबसे पहले प्रदीप कुमार अहिरवार जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने कहा भी है कि सर आपके एनालिसिस से बहुत ज़्यादा फायदा मिला है और हमारे 75 नंबर आए हैं। आपके बिल्कुल बहुत बढ़िया चांसेज है, आप फिजिकल की तैयारी कीजिए। आप लोगों से भी निवेदन है भाई, आप लोग अपने प्रश्नों को इस व्हाट्सएप नंबर पर एग्जाम सेंटर से बाहर निकलने के बाद में इस व्हाट्सएप नंबर पर अपने नाम के साथ में सेंड कर सकते हैं। चाहे आप वॉइस मेल कर सकते हैं, वॉइस मैसेज भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर और साइंस का पहला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न कल ही आपको शाम को जो हमने क्लास ली थी आवर्त सारणी वाली, उसमें करवाया था आपको कि भाई मेंडलीफ ने आवर्त सारणी में खाली जगह क्यों छोड़ी थी। एका बोरोन एका सिलिकॉन के लिए छोड़ी थी, कल ही आपको कराया है। आप लोग वीडियो जाकर के देख सकते हैं। टॉप 100 आवर्त सारणी के प्रश्न कल हमने शाम को करवाए हैं। देखिए, तो नए तत्वों के लिए छोड़ी गई थी। अब देखते हैं इस प्रश्न के बारे में पूरी जानकारी। तो मेंडलीफ ने आवर्त सारणी में खाली जगह इसलिए छोड़ी थी क्योंकि उन्हें विश्वास था कि उन खाली स्थानों पर अभी तक खोजे ना गए तत्वों के लिए जगह दी गई है। जो अभी तक नहीं खोजे गए हैं उनको वहां पर रखा जाएगा। उन्होंने ज्ञात तत्वों के गुणों के आधार पर इन अज्ञात तत्वों के अस्तित्व और गुणों की भविष्यवाणी की थी और उनको एक उचित स्थान दिया था। बाद में इन्हीं को जो है एका बोरोन नाम दिया गया और एका सिलिकॉन नाम दिया गया। एक स्कैंडियम नाम का तत्व जो है वो खोजा गया था, उसको उन स्थान पर रखा गया था, है ना। तो अज्ञात तत्वों के लिए उन्होंने ऑलरेडी जगह छोड़ करके रखी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दें भाई, जिन लोगों का एमपी पुलिस का एग्जाम अभी नहीं हुआ है उन लोगों के पास में मौका है। अगर आपको नहीं पता है तो बता दें, एमपी पुलिस के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स मात्र 179 रुपए में आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इन नोट्स को पढ़ करके आप देख सकते हैं, जितनी जल्दी आप इन नोट्स को समाप्त कर लें उतना बढ़िया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जनरल से भाई विवेक कुमार शुक्ला जी 80 नंबर आए हैं। इन नोट्स को पढ़ने के बाद में इन्होंने काफ़ी सारे प्रश्न भी भेजे थे। इसके अलावा मात्र 6 दिन आप देख सकते हैं, मात्र 6 दिन में इन नोट्स को कंप्लीट करके अरविंद जी के 83 नंबर आए हैं। ये नोट्स आप देख भी सकते हैं, ये व्हाट्सएप का ही स्क्रीनशॉट हमने लगाया है। इसके अलावा राज शर्मा जी ने 4 दिन में इन नोट्स को समाप्त किया था, उनके 75 नंबर आए थे, है ना। तो आपके पास में भी मौका है, आप तुरंत नोट्स लेकर के बढ़िया से इस नोट्स को कंप्लीट करके जाइए। आप आराम से 80+ स्कोर करेंगे। ठीक है, क्या क्या मिलेगा सर इसमें? तो इसमें आपको गणित, रीजनिंग, सामान्य ज्ञान, विज्ञान, एमपीजी के इनके कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स आपको मिलने वाले हैं। साथ ही साथ में सबका प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा, सारी मैराथन की पीडीएफ मिलेगी। इसके अलावा जितना अभी तक हमने एग्जाम करवाए हैं उन सबकी कंप्लीट जो एनालिसिस की पीडीएफ है वो भी आपको तुरंत की तुरंत सेंड कर दी जाएगी। ठीक है, इसके अलावा भाई जो लोग एमपी पुलिस का एग्जाम दे चुके हैं और एमपी एसआई का फॉर्म भरा है, बहुत बड़ा मौका है एमपी एसआई के लिए, क्योंकि फॉर्म भी बहुत कम भरे गए हैं। ठीक है, और ये मौका आपको दोबारा जल्दी मिलने वाला नहीं है। तो एमपीएसआई की कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स लगभग 8 से 9 सब्जेक्ट हैं, इन सब के कंप्लीट नोट्स मात्र 199 रुपए में आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो आप एमपीएसआई के नोट्स मात्र 199 रुपए में प्राप्त कर सकते हैं। और हाँ, एक बड़ी भर्ती अभी आई है, 5000 पदों के लिए छात्रावास अधीक्षक की भर्ती आ गई, आप सबको पता है। और मात्र 12वीं पास लोग उसमें अप्लाई कर सकते हैं, कोई स्पेशल उसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं मांगी है। ये भर्ती पहले भी इसकी घोषणा हो चुकी थी, तभी हमने इसके नोट्स कंप्लीट कर लिए थे और काफ़ी सारे लोगों ने नोट्स ले भी लिए थे, आज से शायद 2 महीना पहले। तो अभी आपके पास में मौका है, छात्रावास अधीक्षक के नोट्स लेकर के तुरंत तैयारी में लग जाइए। मात्र 189 रुपए में आपको छात्रावास अधीक्षक के कंप्लीट नोट्स मिलने वाले हैं। उसमें कुछ नए सब्जेक्ट होंगे, जैसे कि मानसिक अभियोग्यता हो गई, इसके अलावा जो है हॉस्टल वार्डन की कुछ विशेषताएं हो गई, इनको लेकर के एक अलग से प्रशासनिक अभियोग्यता हो गई। तो कुछ नए सब्जेक्ट है, उसको आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। तो टाइम कम मिलेगा, अभी से आप लोग लेकर के तुरंत उसको कंप्लीट कर लीजिए भाई। ठीक है, अब ये नोट्स मिलेंगे कैसे? तो बहुत छोटी सी प्रक्रिया है। ये क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको एमपी कांस्टेबल एएसआई एलडीसी चाहिए तो मात्र 179 का पेमेंट करना है। अगर आपको एमपीएसआई चाहिए मात्र 199 का पेमेंट करना है। अगर आपको छात्रावास अधीक्षक के कंप्लीट नोट चाहिए मात्र 189 का पेमेंट करना है। इनमें से कोई 2 नोट्स अगर आपको एक साथ चाहिए तो मात्र 300 रुपए का पेमेंट करके चाहे एसआई कांस्टेबल एक साथ में ले सकते हैं, छात्रावास अधीक्षक एसआई ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आप मात्र 300 रुपए का पेमेंट करके कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है,
क्या करना है, बस इतने का पेमेंट इसी क्यूआर कोड पर करना है, उसका स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको सेंड कर देना है और तुरंत ही तुरंत आपको कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स सेंड कर दी जाएंगे, जो भी नोट्स आप लोग मंगवाएंगे। ठीक है भाई, चलिए अब बढ़ते हैं साइंस का अगला प्रश्न है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम कितनी बार आपको करा चुके हैं, जो लोग डेली एनालिसिस देख रहे होंगे उनको पता होगा। पूछा गया फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में कितने डिग्री का कोण बनता है, तो 90 डिग्री का कोण बनता है। किसके किसके बीच में, सबके बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। आइए देख लेते हैं पूरी जानकारी। देखिए, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा उंगली एक दूसरे के 90 डिग्री के लंबवत होते हैं। बाएं हाथ का पूछा गया, ध्यान रखना, उसमें दाएं लग गया होगा, बाएं हाथ का पूछा गया। ठीक है, तो इसमें क्या 90 डिग्री के लंबवत कोण पर होते हैं। इस नियम के अनुसार यदि आप इन तीनों उंगलियों को एक दूसरे के लंबवत फैलाते हैं तो अंगूठा जो है वो बल की दिशा दर्शाएगा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाएगा और मध्यमा विद्युत धारा की दिशा को दर्शाता है। ठीक है, ये प्रश्न एज इट इज ऐसे ही पहले भी हम आपको करा चुके हैं। अगला देखिए, अब पूरी जानकारी आपको देते हैं। सबसे पहले लंबवत कोण, अंगूठा, तर्जनी जिसे हम पहली उंगली कहते हैं और मध्यमा उंगली के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है। कोण कभी भी आपसे पूछा जाए, चाहे दाएं हाथ का हो चाहे बाएं हाथ का हो, हमेशा 90 डिग्री का ही कोण बनेगा। तर्जनी की बात करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। मध्यमा जो मिडिल फिंगर होती है वो विद्युत धारा की दिशा को दर्शाती है और जो अंगूठा होता है वो चालक पर लगने वाले फोर्स की दिशा को दर्शाता है। इससे पहले पूछा गया था कि फोर्स की दिशा को कौन दर्शाता है, तो ये अंगूठा दर्शाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब ये प्रश्न बार बार रिपीट होगा, ये 101% है। तीसरी बार ये प्रश्न पूछा गया है, इस बार एंगल पूछा गया है, कोण पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। साइंस का अगला प्रश्न है कि मस्तिष्क के अगले वाले हिस्से यानी कि सेरेब्रम और मेरुरज्जु में क्या अंतर होता है, डिफरेंस पूछा गया था और ऑप्शन में जो है आपको स्टेटमेंट बेस वाले जो है आपके जो ऑप्शन है वो दिए गए थे। तो चलिए पूरी जानकारी इसके बारे में होना चाहिए। सेरेब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा और आगे का हिस्सा होता है जो सोच, बुद्धि और स्वैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो ध्यान रखिए, सेरेब्रम क्या करता है, हम क्या सोच रहे हैं, क्या हमारी बुद्धि है, स्वैच्छिक क्रियाएं क्या है, इनको नियंत्रित करेगा। वहीं जो मेरुरज्जु होती है, मेरुरज्जु जिसे हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, मस्तिष्क और बाकी शरीर के बीच में एक मार्ग के रूप में कार्य करती है। इसी मेरुरज्जु की मदद से ही हमारे मस्तिष्क तक सारी सूचनाएं पहुंचती हैं, न्यूरॉन की मदद से। ठीक है, काम करती है और प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करती है। सेरेब्रम में चेतना और उच्च स्तरीय प्रक्रियाएं होती हैं, जबकि मेरुरज्जु में सरल और तत्काल प्रक्रियाएं होती हैं। जैसे कि हमको अगर कांटा लग गया तो मस्तिष्क तक इसकी सूचना कौन पहुंचाएगा, इस मेरुरज्जु की मदद से ही मस्तिष्क तक सूचना पहुंचती है। तो तत्काल जो क्रियाएं करनी है वो मेरुरज्जु करती है और जो बाकी क्रियाएं हैं, चेतना वगैरह है, ये हमारा कौन करता है, सेरेब्रम करता है। चलो, एसिड पूछा है भैया। तीसरा है जो एसिड पूछा गया है, अभी तक आपका चींटी और बिच्छू वाला पूछा गया था, आज पूछा है टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो सिट्रिक एसिड या फिर मैलिक एसिड दोनों टमाटर में पाए जाते हैं। ऑप्शन में मैलिक एसिड दिया गया था, तो मैलिक एसिड आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, टमाटर में मुख्य रूप से साइट्रिक और मैलिक एसिड पाए जाते हैं और इनमें ऑक्जेलिक एसिड और विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक एसिड भी मौजूद होता है। ये सभी मिलकर के टमाटर का जो स्वाद है उसे खट्टा कर देते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से मैलिक एसिड पाया जाता है। सिट्रिक एसिड या खट्टे फलों में पाया जाने वाला एक सामान्य अम्ल है जो टमाटर को स्वाद देता है। नींबू में ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है, आंवला में पाया जाता है सिट्रिक एसिड। ठीक है, तो ये फल को खट्टा बनाता है। मैलिक एसिड यह भी टमाटर में पाया जाने वाला एक प्रमुख अम्ल है। तो प्रमुख अम्ल कौन सा, मैलिक एसिड है। इसके बाद में ऑक्जेलिक एसिड, तो यह टमाटर में मौजूद एक महत्वपूर्ण अम्ल है। विटामिन सी पाई जाती है खट्टे फलों में, आपको पता ही है। तो विटामिन सी यह एक और आवश्यक अम्ल है जो टमाटर में पाया जाता है। खट्टे फलों में विटामिन सी और सिट्रिक एसिड पाया जाता है। चलो आगे बढ़ते, अगला पूछा गया खो खो को यूथ गेम्स में कब शामिल किया गया था। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में खो खो को 2018 में शामिल किया गया था। तो खो खो को 2018 में खेलो इंडिया यूथ गेम में शामिल किया गया था। यह पहला जो है खेलो इंडिया यूथ गेम था जिसमें खो खो सहित 18 खेलों को शामिल किया गया था। ठीक है, तो शुरू में 18 खेलों को शामिल किया गया था। तो शामिल होने का वर्ष हो गया 2018। पहला संस्करण जो है खेलो इंडिया यूथ गेम का पहला संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज सुबह पूछा गया है, एक क्रिकेट वाला पूछा गया था, आईपीएल का है ना, कि पहला आईपीएल कहाँ पर आयोजित किया गया था, उसका फाइनल कहाँ पर खेला गया था। ध्यान रखना, पहला जो खेलो इंडिया यूथ गेम है वो आपका नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। कौन कौन से खेल थे, तो इस संस्करण में एथलेटिक्स, बैडमिंटन, मुक्केबाजी, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, कुश्ती, शूटिंग जैसे अन्य खेल भी शामिल थे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हिमालय से निकलने वाली सबसे पुरानी नदी पूछी गई है कि सबसे पुरानी नदी कौन सी है। तो सतलुज और ब्रह्मपुत्र ये हिमालय से निकलने वाली सबसे पुरानी नदियां हैं। देखिए, हिमालय से निकलने वाली सबसे पुरानी नदी सतलुज और ब्रह्मपुत्र को माना जाता है
क्योंकि ये नदियाँ हिमालय पर्वतमाला के बनने से भी पहले मौजूद थी। जब हिमालय पर्वतमाला बनी है उससे पहले भी ये नदियाँ बहती थीं, ठीक है? और उन्होंने हिमालय को काटकर अपनी घाटियाँ बनाई हैं। ये नदियाँ पूर्ववर्ती नदियाँ कहलाती हैं। ये दोनों नदियाँ कौन-सी हैं? पूर्ववर्ती नदियाँ हैं। अगर सतलुज नदी की बात करते हैं कहाँ से निकलती है? तो ये कैलाश पर्वत के पास से निकलती है और हिमालय के पार होकर के बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी तो यह भी हिमालय के उत्तरी भाग से निकलती है और हिमालय के बनने से पहले ही इसने बहना शुरू कर दिया था। तो सबसे पुरानी नदियाँ ये दोनों नदियाँ होंगी, आपके ऑप्शन में दी गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। एमपीजीके से पूछा गया भाई तानसेन जो है वो किसके दरबार में रहा करते थे या किसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुए थे? तो अकबर के शासनकाल में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुए थे। कल कालिदास के बारे में पूछा गया था, है ना? तो ये 1-2 प्रश्न स्टैटिक जीके के ज़रूर पूछे जा रहे हैं कि कौन-सा जो साहित्यकार है वो किसके टाइम पर था, ठीक है ना? चलिए देखते हैं। तो तानसेन अकबर के शासनकाल में प्रसिद्ध हुए थे, जो उनके दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। तानसेन 1556 में अकबर के दरबार में शामिल हुए, 1585 में अपनी मृत्यु तक मुगल साम्राज्य के सर्वोच्च गायक के रूप में प्रसिद्ध रहे। राजसी संरक्षण किसने दिया था? अकबर ने तानसेन की संगीत प्रतिभा से बहुत ज़्यादा प्रभावित होकर के उनको राजश्री जो है आपका संरक्षण दिया था और अपने नवरत्नों में इनको शामिल किया था, ठीक है? रचनाएँ कौन-कौन सी हैं? तो उनकी प्रसिद्ध रचनाओं की मतलब प्रसिद्ध रागों की रचनाएँ जैसे कि मियाँ की मल्हार, दलबारी, कन्हाड़ा, ये सारी रचनाएँ जो हैं वो इनकी रचनाएँ हैं तानसेन जी की, ठीक है? और इन्हें अकबर ने एक जो है उपाधि दी थी कंठाभिभरण वाणी विलास, ये उपाधि अकबर ने दी थी तानसेन को। ध्यान रखना ये कई बार पूछी गई है, आगे पूछी जा सकती है, ठीक है? अगला प्रश्न है हरित क्रांति आने से भारत में कृषि में क्या परिवर्तन हुए? आज स्टेटमेंट वाले प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं ना, डायरेक्ट प्रश्न कम पूछे गए हैं। देखो हरित क्रांति से भारत में कृषि में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, जिनमें उत्पादन में भारी वृद्धि, खाद्यान्न आत्मनिर्भरता बढ़ी भारत की, सिंचाई और रासायनिक उर्वरकों का बढ़ता उपयोग और कृषि मशीनीकरण, ये सारी चीज़ें शामिल हैं हरित क्रांति आने से। अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि भाई हरित क्रांति भारत में कौन लेकर के आया? विश्व का हम बता दे रहे हैं, विश्व में नॉर्मन बोरलॉग लेकर के आए, भारत में कौन लेकर के आया? ये सबको पता होगा, बहुत सिंपल प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है? चलिए, इसने गेहूं और चावल जैसी फसलों के उत्पादन को बहुत बढ़ाया और कृषि को अधिक औद्योगिक बना दिया, लेकिन साथ ही पर्यावरण संबंधी चुनौतियां जैसे कि मिट्टी का क्षरण, पानी की कमी और फसल की विविधता में भी जो है कमी पैदा हुई थी, है ना? देखो आजकल जितना मशीनीकरण होता जा रहा है, मिट्टी जो है वो उतनी ज़्यादा खराब होती जा रही है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी देखो पहले क्या होता था, गोबर वगैरह डाल करके मतलब खाद को बनाया जाता था तो बढ़िया अपना जो उत्पादन होता था, ठीक है? कोई बीमारी नहीं होती थी। लेकिन आजकल जो है देसी खाद को छोड़ करके और मतलब बहुत सारी चीज़ें और यूरिया वगैरह डाल रहे हैं, तो उससे थोड़ी-सी दिक्कत होती है। और जो मानवों की औसत आयु है, वो अब घट करके लगभग 65-68 हो गई है, जो पहले 100 साल हुआ करती थी, ठीक है? तो खान-पान का असर तो पड़ता है भाई। अगला, देखिए क्रिकेट से फिर पूछा है अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में पावर प्ले के बाद में 30 यार्ड के बाहर कितने खिलाड़ियों को रखा जाता है? देख लेना यहाँ पर लिखा हुआ अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट, तुम्हारा गली वाला क्रिकेट नहीं है। उसमें तो पावर प्ले का कोई सिस्टम ही नहीं होता, सारे खिलाड़ी बाउंड्री पे ही रहते हैं, ठीक है ना, शुरुआत से ही। तो अंतर्राष्ट्रीय शब्द इसीलिए लगाया हुआ है, तो 5 खिलाड़ियों को बाहर रखा जाता है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में पावर प्ले के बाद यानी कि 7वें ओवर से लेकर के 20वें ओवर तक 30 यार्ड सर्कल के बाहर अधिकतम 5 खिलाड़ियों को रखा जा सकता है। 5 खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के बाहर रहते हैं। यह नियम पहले 6 ओवर के लिए अनिवार्य पावर प्ले के बाद शुरू होता है। हो सकता है आपसे पूछे भाई पावर प्ले कब से कब तक होता है? तो ओवर नंबर 1 से लेकर के 6 तक पावर प्ले लगता है टी20 क्रिकेट में, ध्यान रखना, ठीक है? जहां 30 यार्ड सर्कल के बाहर केवल 2 खिलाड़ियों की अनुमति होती है। तो जो पावर प्ले होता है उसमें 30 यार्ड सर्कल के बाहर केवल 2 खिलाड़ी रहेंगे। जैसे ही पावर प्ले खत्म होता है तो 30 यार्ड सर्कल के बाहर आप जो है 5 खिलाड़ियों को रख सकते हैं, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अगर आप एमपी पुलिस कांस्टेबल बनना चाहते हैं तो भाई आपको सभी युगों की, वेदों की, पुराणों की जानकारी होनी चाहिए। पूछा है चारों युगों में तीसरे स्थान पर कौन सा युग आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा द्वापर युग, जिसे हम तीसरा युग कहते हैं। अब कौन कौन से 4 युग हैं, आइए वो देख लेते हैं। तो चारों युगों में द्वापर युग तीसरे स्थान पर आता है, जिसके बाद कलयुग आता है। युगों का सही कालक्रम इस प्रकार है, सबसे पहले सतयुग, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर, फिर कलयुग, ठीक है? तो अगर हम क्रम की बात करते हैं तो तीसरे स्थान पर कौन आएगा? तीसरे स्थान पर द्वापर युग आएगा। बाकी पहला, दूसरा और चौथा भी याद रखना है आपको, हो सकता है आगे आपसे पूछ सकते हैं। अगला, सोन नदी का उद्गम किस पठार से होता है, ये पूछा गया था। तो सोन नदी के बारे में बहुत जानकारी आपको दे चुके हैं भाई। अमरकंटक पठार कितनी बार बताया है? सोन नदी इधर निकल जाती है गंगा के लिए, इधर नर्मदा निकल जाती है। तो सोन नदी का उद्गम अमरकंटक पठार से होता है, ठीक है, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। यह गंगा की एक प्रमुख दक्षिणी सहायक नदी है। तो ध्यान रखना गंगा में दक्षिण सिरे से जाकर के यह मिलती है। उद्गम कहाँ पर है? अमरकंटक पठार, मध्य प्रदेश। अन्य सहायक नदियाँ तो सोन की सहायक नदियाँ देख लीजिए। सोन से निकलने वाली प्रमुख सहायक नदियों में रिहंद, जोहिला, ये 2 प्रमुख नदियाँ हैं जो सोन की सहायक नदियाँ हैं ना। आगे बढ़ते हैं।
देखो आज सुबह भी पूछा गया था ये कि किसी भी राज्य का निर्माण किस अनुसूची के द्वारा होता है, अनुच्छेद कर लेना, किस अनुच्छेद के द्वारा होता है। सुबह पूछा गया था कि नए राज्य का निर्माण कौन कर सकता है, इसमें पूछा कौन से आर्टिकल के थ्रू होता है, तो आर्टिकल 3 हो जाएगा। देखिए किसी भी नए राज्य का निर्माण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत किया जाता है। यह अनुच्छेद संसद को अधिकार देता है कि वह किसी भी राज्य के भूभाग को अलग करके या फिर 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिला करके या किसी अन्य हिस्सों को मिला करके एक नया राज्य बना सकती है, ऐसा आर्टिकल 3 कहता है। ठीक है, तो संसद को आर्टिकल 3 शक्ति देता है, किसी भी राज्य को अलग कर सकती है, वही सारी चीज़ें हैं। तो 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिला करके एक नया राज्य बना सकती है। और मतलब कर कौन सकता है, तो संसद करता है। आज सुबह यही पूछा गया था कि कौन कर सकता है, तो संसद कर सकता है। ठीक है, आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 3 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पूछा है, भारत एक गणराज्य है, इसका वर्णन कहाँ-कहाँ पर किया गया है? ऑप्शन में था प्रस्तावना, उसके बाद दूसरा ऑप्शन था प्रस्तावना अनुच्छेद 1, फिर बोला बोला गया था केवल प्रस्तावना या फिर केवल अनुच्छेद 1। सही आंसर हो जाएगा प्रस्तावना एवं अनुच्छेद 1 दोनों में कहा गया है भारत एक गणतंत्र राज्य है। चलिए देख लेते हैं कहाँ-कहाँ पर कहा है। तो सबसे पहले प्रस्तावना की बात करते हैं। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में वर्णित किया गया है। गणराज्य शब्द का अर्थ है कि राज्य का प्रमुख जो है एक निर्वाचित व्यक्ति होता है, यानी जिसका वोट के थ्रू जिसको हम मतलब अपना राजा बनाते हैं, तो वो जो है एक गणतंत्रात्मक में एक वोटिंग के थ्रू व्यक्ति को बनाया जाता है। जैसे कि भारत के राष्ट्रपति हो गए, इनका चुनाव होता है, आपको पता ही है। ठीक है, जो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और उनका जो पद होता है वो वंशानुगत नहीं होता है। यह भी बताता है कि भारत की राजनीतिक संप्रभुता लोगों में निहित है जो अपनी सरकार का चुनाव करते हैं। शुरुआत ही की गई है प्रस्तावना की हम भारत के लोग, यानी कि बताया गया कि भारत की जो जनता है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। चलिए अनुच्छेद 1 में क्या कहा है, तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, है ना, शुरू में ही बोला गया आर्टिकल 1 में। यह अनुच्छेद देश के नाम और उसके क्षेत्रों को परिभाषित करता है। इसमें यह नहीं बताया कि भारत एक गणराज्य है, बल्कि यह भारत के भौगोलिक और राजनीतिक ढांचे को समर्पित है। तो इसमें ही बताया भाई संघ के बारे में बताया है ना, तो संघ के बारे में कहाँ-कहाँ पर बताया है या फिर गणराज्य के बारे में कहाँ-कहाँ पर बताया है, तो अनुच्छेद 1 में और प्रस्तावना में बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो गणित से शुरुआत करते हैं। गणित का पहला प्रश्न है, एक वर्गाकार आधार वाला पिरामिड जिसकी ऊंचाई 45 और आधार 20 सेंटीमीटर है, तो उसका आपको क्षेत्र बताना था। यानी पिरामिड बना हुआ था और जो पिरामिड का आधार है वो वर्गाकार था। ठीक है, इसका आपको जो है दिया गया था, इसकी आधार की जो लंबाई है वो 20 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 45 है, तो आपको इसका क्षेत्रफल बताना था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक बिल्डिंग से जमीन पर रखी हुई किसी वस्तु का जो कोण है वो 45 डिग्री का बन रहा है। अब आधार की जो लंबाई है वो 20 डिग्री की है, यानी कि इस तरह से है। देखो इस तरह से आपकी बिल्डिंग बनी हुई है। 1 मिनट, ये आपकी बिल्डिंग बनी हुई है, इसको मिटा दें पहले। ये आपकी बिल्डिंग बनी हुई है, यहाँ पर 20 सेंटीमीटर दूरी दी गई है, 45 डिग्री का कोण दिया गया है, तो बिल्डिंग की ऊंचाई आपसे पूछी गई थी। हाइट एंड डिस्टेंस आज सुबह भी पूछा गया था। उसके बाद में साइन थीटा का मान 1/2 है, तो भाई कॉस थीटा का मान बता दीजिए कितना होगा। उसके बाद 30% और 20% का एकल बट्टा कितना होगा, एकल छूट कितनी होगी, ये पूछा गया था। अगला देखिए, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 25,000 है, 20% की अगर छूट दे दी जाती है, फिर 20% के बट्टे पर अगर बेचा जाता है, तो उसका जो है विक्रय मूल्य कितना होगा, पूछा गया था। 40 मजदूरों की औसत मजदूरी 8,000 रुपये है। एक डायरेक्टर के बढ़ जाने से मजदूरी में 500 रुपये की वृद्धि हो जाती है, तो डायरेक्टर का पेमेंट कितना है, ये पूछा गया था। किसी ट्रेन की गति 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 40 सेकेंड में वो कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, बाकी टाइम एंड वर्क से एक प्रश्न पूछा गया था। अगला था, 6 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है, 5 किलो 10 किलो का एक व्यक्ति के चले जाने पर औसत आयु पर क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, बाकी यही सारे प्रश्न आज आपके पूछे गए थे। ये तो सुबह वाला प्रश्न है, इसको छोड़ दो। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ इतना कठिन नहीं आ रहा है। सिंप्लीफिकेशन के 3 प्रश्न आए हैं, एसआई का भी एक प्रश्न पूछा गया है। ठीक है ना, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, रीजनिंग की बात कर लेते हैं। तो रीजनिंग में दिया गया था एक प्रश्न, 1:05 बजे मतलब 1:05 पर घड़ी की सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। एक प्रश्न आपका कैलेंडर का दिया था, 15 मार्च 2022 को अगर गुरुवार है, तो 15 मार्च 2023 को कौन सा दिन होगा। डायरेक्ट अगले साल वाला पूछ लिया था, डेट वही रखी गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और एक जो है त्रिभुज काउंटिंग का, फिगर काउंटिंग में एक प्रश्न आया था जिसमें त्रिभुज काउंट करना था, तो फिगर काउंटिंग के प्रश्न भी आने लगे हैं भाई, थोड़ा सा देख करके जाइएगा। ठीक है, एक पूछा गया था कि ये त्रिभुज को किस में रखा जा सकता है ना, तो ये प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं भाई। अब ये नया आ गया है, देखो तो त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज होता है 2D, है ना, तो 2D वाले जितने भी चित्र होंगे उनको 2D वाले में ही रखा जाएगा और 3D वाले जितने चित्र होंगे उनको 3D में रखा जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे गोले में क्या क्या रख सकते हैं, तो जितनी भी 3D आकृति घनाभ वगैरह है वो गोले में रखा जा सकता है ना, और जितनी भी 2D आकृति है उनको 2D में ही रखा जाएगा। ये अभी पहले भी पूछा गया था।
चलो बाकी ब्लड रिलेशन से 3 से 4 प्रश्न पूछे हैं, कोडिंग डिकोडिंग के 2 प्रश्न, अल्फ़ाबेट सीरीज़ के 2 प्रश्न, कथन निष्कर्ष के 2 प्रश्न, सीटिंग अरेंजमेंट के 3 प्रश्न। आज सुबह जो है 90 डिग्री पर एक चित्र को घुमा करके उसका जो है पूछा जा रहा था। आज इस शिफ्ट में पूछा है कि 270 डिग्री मोड़ने पर जो नई आकृति बनेगी वो कितनी बनेगी, तो डिग्री पर मोड़ने वाला प्रश्न भी पूछा जा रहा है। बाकी पेपर कटिंग का भी एक प्रश्न आया है जो आपके नॉन वर्बल को दर्शाता है। बाकी फ्लोर पजल से सुबह आया था, इस शिफ्ट में 8 लोगों को बिठाया है, सुबह 4 लोगों को बिठाया था, फल दिए थे, इसमें 8 लोगों को बिठाया है। फ्लोर पजल की ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट 1 प्रश्न, डायरेक्शन के 2 प्रश्न। चलो अब हम देख लेते हैं कितने नंबर का आज आया था पूरा सिस्टम। तो मैथ वही 20 नंबर का, रीजनिंग 40 नंबर का, दोनों मिला करके 60 नंबर का, साइंस 10 नंबर का, रिमेनिंग आपका जीके जीएस करंट अफेयर था। एमपी जीके आज थोड़ी कम आई थी, ठीक है ना। बाकी आपके जो है जो इंडियन जीके है वो आपकी बढ़ गई थी, स्टैटिक जीके बढ़ गई थी, ठीक है। स्कोर देख ले तो 76, 80, 75, 78, 79 और 83 ये आज स्कोर देखने को मिले हैं, ठीक है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिस पर मैसेज करके आप लोग अपने नोट से प्राप्त कर सकते हैं। और जो है छात्रावास अधीक्षक के भी नोट्स उपलब्ध हैं। 5000 पोस्ट बड़ी भर्ती आने वाली छात्रावास अधीक्षक की, ये आपकी 2025 के कैलेंडर में आएगी, जो आपका अगले ही कुछ दिनों में कैलेंडर अपडेट हो जाएगा। सब जितने भी टीचर हैं सब लोगों ने वीडियो बना दी, तो भाई हमें वीडियो बनाने की इस पर आवश्यकता है नहीं, पता तो आपको चली गया होगा, ठीक है। आप बस कंटेंट चाहिए तो कंटेंट लीजिए और तैयारी कीजिए। टेलीग्राम चैनल सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से है, इस पर भी मैसेज करके आप इसको जो है आप लोग ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल सुबह फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में। अपने प्रश्नों को भाई चाहे वॉइस मेल कीजिए चाहे कुछ भी कीजिए, इस नंबर पर सेंड कर दिया कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।